नमस्ते गुरप्रीत जी। हेलो। नमस्ते रौनक जी। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम से। आप बताओ। बहुत बढ़िया। आज यहाँ पे थोड़ा आंधी वगैरह आ रही है, ऐसा लग रहा है। तो आज फिर वर्कशॉप करने वाले हैं हम गुरप्रीत जी के साथ, जो कि एक डायबिटिक टाइप 1 डायबिटिक हैं और बॉडी बिल्डर भी हैं साथ में। तो बहुत ही अनलाइकली कॉम्बो है ये। हम विस्तार में गुरप्रीत जी से पूछेंगे उनकी जर्नी कैसी रही डायबिटीज के साथ, और बॉडी बिल्डिंग की जर्नी कैसी रही। तो आप सबको हेलो। आप लोग चैट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई गुरप्रीत जी से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग चैट करके, कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं गुरप्रीत जी से। गुरप्रीत जी जलंधर से हैं, जलंधर के पास एक छोटे से गांव से। तो इनकी किया डायबिटीज के साथ और बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, और फिर भी इन्होंने गिव अप नहीं किया और स्टेट और नेशनल लेवल तक बॉडी बिल्डर रहे। और इन्होंने, हम इनसे जानेंगे कि एक डायबिटिक टाइप 1 डायबिटिक कैसे बॉडी बिल्डिंग में, अगर वो जाना चाहते हैं, या फिर अगर बॉडी बिल्डिंग में भी नहीं जाना चाहते, सिर्फ अपना मसल बिल्ड करना चाहते हैं डायबिटीज के साथ साथ, तो वो कैसे कर सकते हैं। हेलो एवरीवन। तो गुरप्रीत जी, आप कहाँ से हैं? आप एग्जैक्टली जलंधर के पास से? पंजाब में ना जलंधर डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें एक मेरा गांव है। जलंधर से 20 किलोमीटर आगे है, तो धालीवाल विलेज का नाम है धालीवाल। छोटा सा एक विलेज है, तो वहां से बिलोंग करता हूँ। ओके ओके, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो गई थी, तो आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ओके। प्लीज। हेलो। हाँ जी, आ रही, अब आ रही है आपकी आवाज। मैं हाँ जी गुरप्रीत जी, आप बता रहे थे कि आप जलंधर डिस्ट्रिक्ट में से हैं। आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो गई थी, तो जी, सुनाई नहीं दिया। जलंधर डिस्ट्रिक्ट में ना एक विलेज है धालीवाल। धालीवाल डिस्ट्रिक्ट है, तालीवाल जो आपका। धालीवाल विलेज है, तो मैं ओके वहां से बिलोंग करता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। जी। हम्म। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमें देख पा रहे हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस चैट में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चंस हम गुरप्रीत जी से पूछेंगे लाइव वीडियो में। तो आपके क्वेश्चंस का आंसर गुरप्रीत जी देंगे। तो गुरप्रीत जी ने बहुत सारे स्टेट और नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में compete किया। और आप लोगों को पता है कि बॉडी बिल्डिंग में कितना कितने सारा, मतलब कितनी मुश्किलें आती हैं लोगों को। बहुत सारे प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ता है, और कुछ लोग स्टेरॉइड्स का भी यूज करते हैं। बट गुरप्रीत जी सिर्फ, मतलब डायबिटिक बॉडी बिल्डर, टाइप 1 डायबिटिक बॉडी बिल्डर तो है ही है। उन्होंने बिल्कुल नेचुरल तरीके से compete किया, जिसकी वजह से उनको काफी बार चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। तो हम थोड़ी देर में शुरू करने वाले हैं, और फिर हम गुरप्रीत जी से उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब हम, मेरे ख्याल से अब हम शुरू कर सकते हैं। तो गुरप्रीत जी, नमस्ते, सत श्री अकाल से सत श्री अकाल। आपको। और आप
हाँ, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप दे सकते हैं तो प्लीज। मैं पंजाब के ना जलंधर डिस्ट्रिक्ट में धालीवाल विलेज से बिलोंग करता हूँ। और मैंने 10th पास की थी 2000 में। तो उसके बाद ना थोड़े दिनों की जब हमारी ब्रेक होती है, तो उसमें मैं काफ़ी बीमार हो गया था। तो जब फिर मैं वैसे भी बचपन से ही ना फिजिकली काफ़ी वीक था। तो मेरे फादर ने ना फिर मेरे टेस्ट वगैरह करवा कर देखे, तो तब मुझे ना टाइप 1 डायबिटिक डायग्नोज हुई थी। तो उसी टाइम फिर मुझे इंसुलिन वगैरह यूज़ करने को बोल दिया था डॉक्टर ने। तो उस टाइम पर काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ना वहाँ पर सोशल मीडिया का ज़माना था, ना ऑनलाइन। क्योंकि डायबिटीज़ उस ज़माने में ना एक मतलब उसको किसी को पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, आज के कंपैरेटिवली देखा जाए तो। तो काफ़ी उस टाइम पे मुश्किल थी, तो फिज़िकली मैं वीक था। तो धीरे-धीरे फिर थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ वगैरह करने का मन को लग गया कि एक्सरसाइज़ करके शायद डायबिटिक में थोड़ी हेल्प मिल सकती है। तो ऐसे करके जो मेरे एल्डर ब्रदर थे वो मेरे से पहले जिमिंग वगैरह करते थे। तो उनके कुछ फ्रेंड्स थे वो बॉडी बिल्डिंग करते थे, तो उनसे बॉडी बिल्डिंग की ऐसे बातें जो घर पर सुनते थे कि ये बॉडी बिल्डिंग ऐसे होती है, कॉम्पिटिशन ऐसे ऐसे होते हैं। तो मेरे मन को काफ़ी ये चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि बड़ी-बड़ी बॉडीज़ देखना, खुद को ऐसे देखना काफ़ी अच्छा लगता था। तो मेरे मन में भी था कि मुझे भी ना बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो फिर धीरे-धीरे कॉम्पिटिशन वगैरह देखने शुरू कर दिए। पहले तो पंजाब में लोकल से कॉम्पिटिशन होते थे, वो देखने शुरू कर दिए। फिर ऐसे करते-करते, क्योंकि मैं पहले लीन था काफ़ी, तो मेरी बॉडी में ना थोड़े चेंजेस वगैरह आने लगे। जब मैंने 1-2 साल हो गए थे जिम वगैरह करते हुए। तो फिर 2006 में मैंने पहला जो लोकल सा कॉम्पिटिशन होता है ना, एक छोटा-सा कॉम्पिटिशन, वो किया था। तो उसमें मेरी 6th प्लेस आई थी 2006 में। तो उसके बाद से फिर मैं रेगुलरली साल में 1-2 कंपटीशन ऐसे खेलता गया। तो फिर ऐसे मेरी बॉडी बिल्डिंग की जो जर्नी है वो चलती गई। बहुत सही। और जैसे कि मैं अपनी एक डायबिटिक दोस्त से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि डायबिटिक्स बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। तो मेरे को लगा कि बहुत चैलेंजिंग होता होगा जो पूरा प्रोसेस है बॉडी बिल्डिंग का, उसमें एग्ज़िबिट करना बार-बार, उसमें बहुत ज़्यादा फिज़िकली टैक्सिंग होता होगा। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि एक डायबिटिक के लिए नॉर्मल लोगों के साथ कम्पीट करने में बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या है? देखिए, जो ना बॉडी बिल्डिंग है वो तो एक नॉर्मल बंदे के लिए भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसको ना एक पूरी डिसिप्लिन लाइफ़ जीनी पड़ती है। और अगर आप एक डायबिटिक भी हो, डायबिटिक में क्या है कि आपका जो पूरे हार्मोन लेवल होते हैं वो नीचे गए होते हैं। वो टेस्टोस्टेरोन हो गया, कोई और हो गया, आपके विटामिन, मिनरल हो गए, जो सब बिल्कुल ऊपर-नीचे होते हैं। आप नॉर्मल आदमी से भी काफ़ी नीचे के लेवल पर होते हो। तो मसल बिल्ड करने का तो ना एक आप ना सोच भी नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको जो आप मसल मेंटेन भी नहीं कर सकते। आपका जो अगर कोई बंदा लीन है तो वो उसका वेट और लॉस होता चला जाएगा। अगर वो बंदा ओबीस है तो वो और मोटा चला होता जाएगा। उसका मसल नहीं बनेगा उसका। तो इसके लिए ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क, मैं खुद को लकी भी मानता हूँ कि मैंने वो लाइन चूज़ तो कर ली, लेकिन पता नहीं था कि मैं इसमें कर पाऊँगा कि नहीं। तो लकीली मुझे थोड़े से रिज़ल्ट मिलते चले गए, क्योंकि पहले मैं काफ़ी लीन था। तो जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई कैलोरी पर जाते हैं जब उनका ऑफ सीज़न होता है, जब उनको गेन करना होता है। और जब वो कटिंग पर होते हैं, उन्हें कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी होती है, वो ज़ीरो कार्ब पर भी चले जाते हैं। एक डायबिटिक बंदा ना तो ज़्यादा हाई कार्ब पर जा सकता है और ना ही वो ज़ीरो कार्ब पर जा सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ें ना, दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना और बॉडी बिल्डिंग करनी, ये काफ़ी मतलब चैलेंजिंग रहते हैं। आप कोई आपको इन्फेक्शन हो गई, कोई आपको इंजरी हो गई, मौसम चेंज हो गया, उसका इफ़ेक्ट आप पर आएगा। आप स्ट्रेस हो गई, उसका इफ़ेक्ट आप पर आएगा। हर टाइम कभी आपकी जो शुगर लेवल है वो काफ़ी हाई रहेंगे, आपकी रिकवरी नहीं होगी। मेन बात तो ये है, जो नॉर्मल बंदा है वो आपकी जितनी मेहनत करके आपके डबल रिजल्ट आपसे ले आएगा, और आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप उसके जितने रिजल्ट नहीं लेकर आ सकते। एक ये है कि आप लगे रहोगे उसी लाइन पर चलते जाओगे, रिजल्ट आपको मिलेंगे, उससे आधे मिलेंगे,
लेकिन आप चलते जाओगे। जो मतलब कि डायबिटिक बंदा होता है ना, वो पूरा साल 365 डे वो मतलब कि वो एक सी डाइट फॉलो करता है। जो नॉर्मल बंदा है वो कभी चीट मील कर लेगा, कभी वो डाइट से ऑफ चला जाएगा, कभी रेगुलर हो जाएगा। उसका ये उसको नुकसान है। उसने प्रेप छोड़ दी है तो वो ज्यादा खाना लग जाएगा उसको। लेकिन जो डायबिटिक बंदा है उसने तो हर रोज वही वही एक जैसा मील खाना है। तो हमको ये बेनिफिट होता है कि हमें अपने शुगर तो लेनी नहीं, बिल्कुल भी जीरो शुगर लेनी है। तो हमारी डाइट तो पूरा साल एक जैसी ही चलती है। तो ये थोड़ा सा हमको बेनिफिट हो जाता है इस चीज का। ओके ओके। तो हम आगे बढ़ते हुए पहले आपसे जानेंगे, बाद में जानेंगे आपसे कि आपका बॉडी बिल्डिंग में आपका करियर कैसा रहा डायबिटीज के साथ। उससे पहले थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि जब आपकी टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोज हुई थी, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए स्कूल में? जैसे आपने कहा कि आप 10th क्लास में थे तब, तो स्कूल में क्या जैसे ना चैलेंजेस उस टाइम फेस पर किए, सोसाइटी? मेरा जो वेट था ना वो 35 किलो के करीब रह गया था। मतलब 16-17 साल का कोई लड़का है तो उसका वेट 35 किलो रह जाएगा ना। तो बहुत ही ज्यादा वीक ओ हो माय गया गॉड। था। और दूसरी बात ये है कि आपको पता ही नहीं है कि डायबिटिक जो आपको लग गई है बीमारी वो क्या है। आप सोशल मीडिया पर गूगल पर उसको कोई सर्च नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट था ही नहीं। किसी ने ये बता दिया ये चीज ट्राई करो, ये चीज ट्राई करो। तो ऐसे ही चीजें एक दूसरे की ट्राई करते रहे। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये देसी चीज ट्राई कर लो, इससे रिजल्ट मिल जाएगा, इंसुलिन बंद कर दो। तो मैं कभी ऐसा भी करता था कि इंसुलिन कम करते करते उसको बिल्कुल बंद कर देता था, फिर बहुत ज्यादा बीमार हो जाना। मैंने जब है ना 10th पास करने के बाद मैं 11th में गया तो मैंने 3 साल में ड्रॉप करता रहा उसको। ऐसे 4-5 महीने साल में जाना, तो उसके बाद फिर से साल ड्रॉप कर देना, फिर नेक्स्ट साल फिर +1 में चला एडमिशन ले लेनी। उसके बाद 4-5 महीने जाना स्कूल, तो फिर ड्रॉप हो जाना मेरा पूरा साल। वैसे मैं 3 साल +1 के लिए ट्राई करता रहा। तो फिर मेरी स्टडी कंटिन्यू नहीं हो पाई मुझसे। तो फिर अब हमने स्टडी को छोड़ने का प्लान कर लिया कि नहीं अभी स्टडी हमसे हो पाएगी, क्योंकि मैनेज नहीं हो रहा था। फैमिली में किसी को पता नहीं था कि डायबिटीज को कैसे मैनेज करते हैं। तो फिर स्टडी हमने ड्रॉप कर दी हम्म 10th के हम्म बाद। मैंने अभी छोटी सी शॉप हम्म। ना अपने विलेज में स्टार्ट कर दी, ग्रोसरी स्टोर। तो वो ओके। अपने बिजनेस हम्म को सेटअप करने में मेरे को तकरीबन 10 साल लग गए। 10 साल फिर मैंने अच्छा। अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिजनेस नया था। बिजनेस को सेट करना था। बिजनेस में चैलेंजेस बहुत होते हैं। चाहे आपका छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, उसको सेटअप करने में, उसको समझने में आपको काफी समय लग जाता है। तो हेल्थ के ऊपर, फिर मेरी गेम के ऊपर मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। फिर मैं 10 साल अपने बिजनेस को सेटल करने में लगा रहा। तो उसमें हेल्थ प्रॉब्लम मेरे को और ज्यादा हम्म बढ़ती गई। मेरी शुगर जो थी वो कंटिन्यूसली हम्म 400, 500, 600 ऐसे रहती थी। तो फिर धीरे धीरे बिजनेस जब मेरा सेट हो गया, तो फिर मैंने बैक टू गेम के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। और फिर मैंने कंपटीशन दोबारा खेलने शुरू किए, तो मुझे अच्छे फिर उसमें रिजल्ट मिलने शुरू हुए। सोसाइटी का ऐसा है कि सोसाइटी को पता नहीं है कि ये डायबिटीज क्या है। आज के ज़माने में थोड़ी उसको नॉलेज आ चुकी है। जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके फैमिली के हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो हम्म उनको पता है कि ये बंदा ऐसे है और उसको ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। जब हम्म मेरे को नॉलेज चाहिए थी मेरे गेम की, बॉडी बिल्डिंग की, तो मैं कोचेस के पास जाता था। वो उनके मन में यही आता था ये तो डायबिटिक बंदा है, ये बॉडी बिल्डिंग कैसे कर सकता है। तो वो मेरे को ऐसे ही मतलब बता देंगे तेरे को, तू ये दो चीजें कर ले, ये एक्सरसाइज कर ले, तेरा हो जाएगा। मेरे के ऊपर ध्यान नहीं देते थे बिल्कुल भी। मेरे को ये बहुत फील होता था कि अगर ओ 4 बंदे खड़े हैं, वो 3 बंदों के ऊपर तो बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। तो मेरे को ऐसे ही बस जैसे छोटे हम्म बच्चे को ना बहाना लगाकर कि कोई नहीं कल हम्म बता देंगे तेरे को। उनको था कि ये तो हम्म बीमार बंदा है, ये क्या करेगा ना। लेकिन वो चीज मेरे अंदर थोड़ी हम्म बढ़ती गई कि मेरे को भी सीखना है, मेरे को पता करना है कि क्या इसके अंदर राज है, क्या कैसे बॉडी बनती है। जो मेरे साथ वाले थे उनकी बॉडी अच्छी हम्म ग्रो हो रही थी, मैं वहीं का वहीं था। तो मेरे साथ के जो थे वो 2-4 साल में कंपटीशन वगैरह खेल कर गेम करके आगे निकल जाते थे। तो मैं वहीं का वहीं था, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था।
तो फिर ऐसे करते करते ना मैं 2006 से लेकर 2016 के तकरीबन 10 साल अपने तौर पर ही मैं कंपटीशन करता रहा हूँ। कोई नॉलेज नहीं थी कैसे तैयारी करते हैं कंपटीशन की, कैसे प्रेपरेशन करनी है। तो 10 साल करता रहा, 10 हम्म। साल हारता रहा। और उसके बाद जाकर फिर 2017 में मेरे को एक कोच मिले थे अमृतसर के, साहिल उपल जी हैं। तो उनके साथ मेरा टाई अप हुआ, तो मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई उनको कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे मुझे गेम करनी है। तो फिर उन्होंने 1 डेढ़ साल मेरी अच्छी तैयारी करवाई। मुझे जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर के थोड़े बड़े सीक्रेट्स हैं वो पता चले कि कैसे आपको तैयारी करनी हम्म। चाहिए, क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या नहीं है। काफी 1 डेढ़ साल में मेरी नॉलेज गेन हुई, अच्छी तैयारी की मैंने उनके पास रहकर। तो फिर ऐसे आगे कंटिन्यू चलता रहा। ओके। हमारे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि बॉडी बिल्डिंग में बल्क अप करना होता है कंपटीशन से, मतलब और कंपटीशन से पहले वाले फेज में, और कंपटीशन के दौरान कट डाउन करना होता है। तो डायबिटीज के साथ बल्क अप और कट डाउन कैसे कर सकते हैं सेफली, और क्या चैलेंजेस आते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना सेफ्टी का चाहिए? ऐसे है ना कि आप ना अपना जो बॉडी वेट है वो एवरी वीक चेक करते रहिए। अगर आपको समझ लीजिए कि बल्क करना है, बल्क आप बल्क नहीं उसको बोल सकते। बल्क हो जाता है कि वो डर्टी बल्किंग उसको बोलते हैं, कि आप जो भी हाथ आए खा रहे हैं वो अपना वेट बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। डायबिटिक बंदा ऐसे नहीं कर सकता। आप अपनी थोड़ी सी कैलोरी जो सरप्लस में लेके जा सकते हैं, 200-300 कैलोरी सरप्लस आप रह सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रोटीन अपनी हाई रख सकते हैं नॉर्मल अपनी रेंज से। अगर सपोज कीजिए आप 70 किलो के हैं तो आप अपना जो प्रोटीन है वो 100 ग्राम तो मिनिमम आपको रखना ही होगा। अगला वेट आप मसल बिल्ड अप करना है तो 100 ग्राम के ऊपर थोड़ा सा अपना प्रोटीन लेके जाइए। 200-300 कैलोरी का सरप्लस रखिए और अपना बॉडी चेक करते रहिए। शीशे में खड़े होकर पोजिंग करते रहिए कि आपकी बॉडी में फैट तो नहीं आ रहा है। अगर फैट नहीं आ रहा है, आपकी बॉडी लीन गेन हो रही है, तो उसको कंटिन्यू कीजिए जब तक आपकी बॉडी में फैट नहीं आ रहा। सेफली ऐसे चलते रहिए। डायबिटिक हैं तो अपनी शुगर लेवल तो आपको चेक करते ही रहना है ना, डेली। तो सरप्लस जाने की वजह से आपकी हम्म। जो शुगर लेवल है वो अपना जाए, उसका जो अपना इंसुलिन है, जहाँ जो आपकी मेडिसिन है, उसको भी उसी तरीके से थोड़ा सा बढ़ा कर रखें। चेक करते रहिए डेली। और जब आपको कटिंग करनी है, कटिंग भी आप एकदम से नहीं, आज अपने 2000 कैलोरी ली है तो कल आप 1000 पर आ जाएंगे, ऐसे नहीं आप कर सकते। 2000 आप ले रहे हैं तो नेक्स्ट वीक से आपको कटिंग शुरू करनी है तो आप 1800-1900 आ जाएंगे। 15 दिन में आप फिर उसको 200-300 और बैक आ जाएंगे। जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलते चले जाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा बैक आते चले जाएंगे। अपना बॉडी वेट रेगुलरली आप मॉनिटर करते रहिए स्केल के ऊपर। जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा और आप डेफिसिट में जा सकते हैं। तो ऐसे आप एक सेफ जोन में रहते हुए, आप जीरो कार्ब बिल्कुल भी नहीं जा सकते। आपको थोड़ा सा कार्ब तो लेना पड़ेगा। जब आप कटिंग पर हैं तो आप एक्सरसाइज से पहले एक छोटा सा मील कार्ब का ले सकते हैं, और एक्सरसाइज के बाद आप एक छोटा सा मील कार्ब का उसमें ऐड कर सकते हैं। तो बाकी टाइम आप प्रोटीन डाइट पर रह सकते हैं। लीन प्रोटीन आप डाइट ले, सैलड उसमें ऐड करें। तो ऐसे आप बल्किंग और कटिंग दोनों सेफली कर सकते हैं। मेन उसमें रीजन है कि आपने अपने मॉनिटर करना है अपनी लेवल्स को, ना वो ज्यादा हाई जाए ना वो ज्यादा लो जाए। अगर आप मॉनिटर करते रहेंगे तो आप सेफली इसको कर सकते हैं। हम्म। बहुत सही। और एक और बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग, सॉरी, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में था वो ये था कि जैसे बॉडी बिल्डिंग में आपका जो फैट लेवल है बॉडी का, वो बहुत कम हो जाता है। जैसे आपके, मैंने आपकी फोटो देखी थी जिसमें आपके पूरे 8 पैक या 12 पैक एब्स आपके दिख रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में आप इंसुलिन किधर लगाते थे? क्योंकि या तो हम पेट में लगा सकते हैं या थाइज में या आर्म्स में, तो अब इतनी ज्यादा मसल्स होंगी जब फैट परसेंटेज बहुत कम रह जाएगी,
तो आपको इंसुलिन लेने में इंजेक्शन के उस थ्रू टाइम कुछ पर ना दिक्कत आती ऐसा थी होता या है फिर कि ऐसा कुछ? एब्डोमिनल एरिया पर ना आपके इंसुलिन नहीं लगेगा। मैंने अभी इंसुलिन एब्डोमिनल एरिया में लेना शुरू किया है। जब मैंने 24 साल है ना सिरिंज से ही इंसुलिन लगाई है। पेन मैंने अभी 3 महीने पहले ही यूज करना शुरू किया। जब मैं सिरिंज से लगाता था ना, तो मैंने थाई पर ही 24 साल दोनों थाइस पर लगाया है। मैंने पेट पर कभी लगाया नहीं, क्योंकि ओ। जो मैंने ट्राई किया था तो जो नीडल थी ना वो आगे से बेंड हो जाती थी। इतना मतलब मेरा पेट ना हार्ड था। तो जब आपकी ना ओ। फैट परसेंटेज काफी लो है, डायबिटिक बंदे के अंदर लो जाना तो काफी मुश्किल है। थोड़ी बहुत ही फैट तो रहेगी। अगर आप बहुत एक्सट्रीमली लीन हो चुके हैं तो थाई एरिया होता है ना, उसमें फैट तो रहती है कंपैरेटिवली आपके बाकी जगह से। अगर आपके एब्स वगैरह बिल्कुल क्लियर निकले हुए हैं, पेट आपका हार्ड है, तो एब्स पर इंसुलिन लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप थाई एरिया जो है ना वो सबसे बेस्ट है। थाई एरिया पर आप लगा सकते हैं अच्छे से। ओके ओके। और एक और क्वेश्चन जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो पूछ रहे हैं कि वर्कआउट के बाद जॉइंट पेन होना या फिर बॉडी में पेन होना और इस तरह की चीजों के साथ कैसे डील किया जा सकता है? देखिए, सोरनेस आना तो ये हमारे लिए ना एक जैसे गिफ्ट के समान होता है कि अब अगर हमने एक्सरसाइज की है तो हमें सोरनेस नहीं हुई, हमें पेन नहीं हुआ, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एक्सरसाइज हमने अच्छी तरीके से नहीं की। तो नेक्स्ट डे सोरनेस तो हमें लानी ही होती है। हम ऐसा वर्कआउट करते हैं कि 1 घंटा तो हम ना अपनी बॉडी के ऊपर बिल्कुल तरस नहीं खाना होता। बिल्कुल एक्सट्रीम जाकर हमने वर्कआउट करना होता है कि हम्म। हमारी बॉडी नेक्स्ट डे सोर हो जाए। जो पेन होता है ना उसको हम स्वीट पेन बोलते हैं, मीठा उसको दर्द हम बोल सकते हैं, कि वो तो हमें लाना ही होता है। अगर वो नहीं आएगा तो हमें लगेगा कि हमारा जो हम्म। एक्सरसाइज है वो हम्म। प्रॉपर नहीं लगी है। ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी एज थोड़ी सी ज्यादा है तो उसमें आपके थोड़ा जॉइंट पेन हो सकता है। उसमें ऐसा है कि आप अपनी फॉर्म जो है ना उसको बिल्कुल सही रखें, ईगो लिफ्टिंग ना करें, किसी दूसरे को देखकर एक्सरसाइज ना लगाएं। जो एक्सरसाइज आपकी समझ में नहीं आ रही है, उल्टे उल्टे पुल्टे एंगल से एक्सरसाइज ना करें, बेसिक सी एक्सरसाइज रखें आप। और अगर आपकी एज थोड़ी सी ज्यादा है, ओवरवेट हो आप, तो आप उसी हिसाब से पहले आप ना अच्छे तरीके से वार्म अप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये थोड़ा बहुत दर्द वगैरह है ना, ये तो नॉर्मल सी चीजें होती हैं। दर्द वगैरह तो आपको सहना ही पड़ेगा। ये तो मीठा दर्द होता है, ये तो हमारे लिए बहुत ही एक गिफ्ट के समान होता है। तो दर्द तो आने दो, कोई बात नहीं। हाँ। और एक और इम्पोर्टेंट बहुत सोसाइटी जैसे देखती है, जैसे लोग सुई देखते हैं, इंजेक्शन देखते हैं, उनको लगता है ये तो कुछ ड्रग्स कर रहा है, ये नशे कर रहा है। जिम में इंसुलिन लेना, और फिर अगर आपकी शुगर लो हो रही है तो फिर और लोगों के अगर आप आसपास होते हैं जिनमें डायबिटीज की इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो कैसे ये सोशल जो एलिमेंट है इसको कैसे हैंडल किया आपने, पहले और ना आपके मेरे क्या को, चैलेंजेस रहे इसके साथ? जैसे अभी तो पेन पेन काफी लोगों को नहीं मालूम होता कि इंसुलिन पेन क्या होता है। जब मैं सिरिंज से लेता था ना, कंपटीशन में जाता था, तो मेरा इंसुलिन लेने का टाइम हो गया तो मेरे को इंसुलिन लेनी है, तो ऊपर उधर से स्टेज पे चढ़ने का भी टाइम है। तो कंपटीशन ऐसे होते हैं, ओपन एरिया में होते हैं, ग्राउंड में होते हैं, आप कहीं जाकर इंसुलिन नहीं लगा सकते। टाइम हो गया स्टेज पर चढ़ने का तो हम्म। मुझे इंसुलिन लगानी है, कार्ब मील लेना है। तो मैं ऐसे ही एक बार ओपनली इंसुलिन लेने लग गया था ना। तो जो इधर उधर के लोग हैं वो देखते हैं कि शायद ये कोई इंजेक्शन लगा रहा है स्टीरॉयड का, तो ये कोई ऐसे ड्रग लेकर है ना स्टेज पर चढ़ने वाला है। तो फिर मेरे को लगा कि हम्म। मुझे थोड़ा इन चीजों को ना पर्दे के पीछे ही रखना चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग तो वैसे ही बदनाम है। आजकल तो कैमरा निकाल कर कोई भी आपकी वीडियो बनाने लग जाएगा, दूसरे दिन आप इंटरनेट पर छा जाओगे कि बॉडी बिल्डर है ना ड्रग ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो इन चीजों को ना थोड़ा सा आपको ना पब्लिक प्लेस पर हो तो थोड़ा सा बच बचा कर ही आपको वो चीज करनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी को नहीं पता है। जिन लोगों को पता है वो जानते हैं कि ये इंसुलिन है, इंसुलिन की सिरिंज कैसी होती है, हम्म। नॉर्मल जो सिरिंज होती है वो कैसी होती है,
इंसुलिन का पेन कैसा होता है, हम्म वो सब लोग आपको जानते हैं। हम्म एक जो ड्रग लेने वाला इंसान होता है और एक जो नॉर्मल बंदा होता है, वो देखने से ही पता चल जाता है। वो सही उसके बात। अच्छे कपड़े पाए होंगे, वो अच्छी सोसाइटी में उसकी बोलचाल अच्छी होगी। जो एक ड्रग लेने वाला बंदा होगा वो ऐसे नहीं हम्म होगा। तो ये डिफरेंस पता हम्म चल जाता है। तो फिर भी आपको थोड़ा सा इस चीज को ना करना चाहिए, जब तक सोसाइटी को पूरी तरीके से नॉलेज नहीं आ जाती कि ये इंसुलिन है और ये नॉर्मल ड्रग लेने वाली सिरिंज है, ये ऐसा है। तो आपको थोड़ा सा पब्लिक प्लेस में थोड़ा सा ऐसे बच बचा कर ही उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि आजकल जमाना ऐसा है, कैमरा लेकर कोई भी फोन निकाल कर आपकी वीडियो बना लेगा कि यार ये बंदा ड्रग ले रहा है ना। तो बचना चाहिए इन चीजों से। हम्म। और एक और जो क्वेश्चन मतलब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो सोसाइटी मतलब बॉडी बिल्डिंग से हटकर जो स्टिग्मा है सोसाइटी में कि इसको अरे इसको डायबिटीज है, इसको बीमारी है। और आपने जैसे बताया था पहले भी हमारी बातचीत हुई थी कि आपको ये काफी आप मतलब आपकी मैरिज में आपको ऐसे दिक्कत, आपको ऐसा लग रहा था कि दिक्कत आएगी, फिर भी आपने मतलब सक्सेसफुली आपने आपकी शादी हुई और आपने फैमिली स्टार्ट करी। तो इस एस्पेक्ट में आपके क्या चैलेंजेस रहे? देखिए, हमारी जो ना रूरल सोसाइटी होती है, उसमें अगर कोई बंदा, उसको छोटी सी भी कोई बीमारी भी है, किसी को आप समझ लो कि डायबिटीज है, जो जहाँ किसी को और कोई बीमारी है, कोई भी बंदा उसको ना रिश्ता नहीं करवाएगा अपनी लड़की का। कोई उसकी शादी की बात ही नहीं करेगा। अगर हम्म हम खुद ऐसा ही हैं, हम्म हमें भी अपनी बहन बेटी की शादी करनी हो तो हम भी 100 चीजें सामने वाले में देखेंगे। तो मैं खुद को ना लक्की मानता हूँ। पहले तो मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि मेरी शादी होगी। हम्म तो इस बात का भी बहुत बड़ा है ना, मन के ऊपर बोझ था कि मेरी शादी नहीं होगी। तो इस बात का ना मैं, आई एम द लकीएस्ट मैन कि मेरी शादी हो गई। और मेरी वाइफ जो है ना, वो इतनी सपोर्टिव है मेरे लिए, मेरी टेक केयर करना और मेरी बॉडी बिल्डिंग में मेरी हेल्प करना। हम्म तो इससे बड़ी बात तो ना हम्म कोई हो ही नहीं सकती। शादी हो गई और हैप्पीली जा रही है। मेरी शादी को आज 11 साल हो गए हैं। और सेकंड, हम्म डायबिटिक बंदे के ना 2 बच्चे हो जाना। मेरा एक बेटा है 4 साल का, मेरी बेटी है 7 साल की। हम्म तो इससे बड़ी मैं परमात्मा से और हम्म मांग ही क्या सकता हूँ। मेरा तो परमात्मा ने मुंह ही बंद कर दिया मांगने वाला। मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हो गए, मेरा बिजनेस चल हम्म रहा है, मेरी गेम चल रही है। हम्म मैं भगवान से और मांग ही क्या सकता हूँ, मैं शिकायत ही क्या कर सकता हूँ। मेरे से लकी आदमी तो कोई होगा ही नहीं दुनिया में। मेरी फैमिली मेरी बैकबोन है। हम्म आज मेरे को हर रोज हाइपो के शॉट मिल रहे हैं मेरे को। हर रोज मैं 1 घंटा अनकॉन्शियस हो जाता हूँ। मेरे को जो इंसुलिन है वो नहीं है मेरे लिए। तो मेरे को उसकी ना समझ नहीं आ रही है। तो दूसरी बात ये, मैं थोड़ा सा इसको करने की, तो मैं बहुत ही ज्यादा बीमारी है। तो हम्म मेरे को मैनेज कौन कर रहा है? मेरी फैमिली। मेरी फैमिली ओके। अपने सभी काम छोड़ सकती है तो, लेकिन वो मेरे को नहीं छोड़ सकती। वो कहीं बाहर आना जाना, शादी किसी में जाना, हम्म किसी फंक्शन में जाना, हम्म उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए। तो ये मेरे लिए ना हम्म बहुत ही एक भगवान का गिफ्ट है मेरे लिए, मेरी फैमिली। हम्म मेरे फादर हैं, हम्म। मेरी मदर है, मेरी और सिस्टर है, मेरा। हम्म और मैं थोड़ा बताना चाहूँ इसके लिए नेशन वाइड फाउंडेशन है, मतलब जो कि सारे डायबिटिक्स के साथ जुड़ी रहती है। तो रोहन कह रहे हैं कि आप बिंदास लो पब्लिक प्लेस में, हम आपके साथ हैं। तो ब्लू सर्कल थैंक बहुत यू। ही कोशिश कर रही है अवेयरनेस फैलाने की लोगों में, है ना। आप चिंता मत करो। आप इंसुलिन, और अगर आपको जैसे हाइपो भी होता है तो मतलब हैंड होल्डिंग कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटिक्स के साथ, अगर किसी को हाइपो हो रहा है
तो फिर उसमें वो मतलब कि उनको सपोर्ट दे रहे हैं, कांस्टेंट सपोर्ट, कि हाइपो बेटर मैनेज कैसे कर सकें। तो अभी तक मतलब कि मेरे ख्याल से पिछले महीने ही 2 डायबिटिक्स के साथ हैंड होल्डिंग की ब्लू सर्कल ने। तो ये, और एक और क्वेश्चन आ रहा है कि आप हाइड्रेशन कैसे मैनेज करते हैं, कि बॉडी बिल्डर्स को कंपटीशन के टाइम बहुत ज्यादा कम पानी पीना पड़ता है या ऐसा कुछ। हाइड्रेशन डायबिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कम पानी पी रहे हो तो आपकी शुगर लेवल्स हाई जाते जाते हैं, और अगर आप पानी सही मात्रा में कंज्यूम कर रहे हो तो आपका शुगर लेवल भी थोड़ा कम रहता है। जो पानी आखिरी दिनों में छोड़ने की बात होती है ना, वो हमने अपना जो वेट है ना, वो वेट कैटेगरी होती है हमारी बॉडी बिल्डिंग में, जैसे 70 किलो, 75 किलो, 80 किलो। तो अगर हमारा बॉडी कैटेगरी से 1-2 किलो ऊपर जा रहा है, तो हमें उसको कैटेगरी के अंदर लाने के लिए 2 दिन पहले पानी छोड़ना पड़ता है। तो उसमें बॉडी ना ड्राई हो जाती है, तो वेन्स वगैरह निकालने के लिए, बॉडी को और फैट परसेंट लो करने के लिए डोरेटिक्स का भी यूज होता है। तो वो बहुत ही एक ना खतरनाक चीज होती है डोरेटिक्स यूज करना। तो उसमें आपके बॉडी के सारे मिनरल्स वगैरह बॉडी से निकल जाते हैं, पोटाशियम, सोडियम वगैरह। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि 15 दिन पहले ही ना मेरा जो वेट होता है, अब मैंने 70 किलो में खेलना है, तो 15 दिन पहले ही मेरा वेट जो है ना वो 70 किलो के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो मेरे को कोई ज्यादा मतलब ऐसा बड़ा इशू नहीं आता कि मेरे को वाटर छोड़ना है, ड्रॉप करना है। तो मैं पानी बिल्कुल भी ऑफ नहीं करता हूँ, उसको कम कर देता हूँ। जैसे दिन का अगर 5 लीटर चल रहा है, तो आखिरी दिनों में 2 लीटर आ जाएगा, फिर लास्ट डे 1 लीटर आ जाएगा। तो ऐसे, और जो कंपटीशन होते हैं वो ज्यादातर सर्दियों के दिनों में होते हैं। जून, जुलाई, अगस्त में कंपटीशन बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो वेदर का भी थोड़ा सा सपोर्ट होता है उन दिनों में। अच्छा अच्छा। और बिल्कुल भी हम पानी ऐसे मैंने हम्म बिल्कुल भी पानी कभी ऐसे छोड़ा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो कर दिया हो। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि 4-5 किलो उनका वेट ऊपर जा रहा है, तो वो बिल्कुल ही 2 दिन पहले ऑफ चले जाते हैं, डोरेटिक्स यूज करते हैं, बॉडी से सारा फ्लूइड निकाल देते हैं। तो वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, उनको फेस करनी पड़ती है। बॉडी बिल्डिंग जो है ना, अगर आपको स्टेज के ऊपर चढ़ना है, स्टेज के ऊपर एक तैयार की हुई बॉडी ना सबको देखने को अच्छी लगती है, लेकिन वो बंदा अंदर से ना बिल्कुल ही हिल जाता है। उनके ऑर्गन पूरे तरह से ऊपर नीचे हुए होते हैं। वो बॉडी बाहर से दिखने को बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन उनके जो लीवर के पूरे हम्म। एंजाइम है वो हिल जाते हैं। किडनी की हालत खराब हो जाती है, हार्ट की हालत खराब हो जाती है। आप हाई कार्ब जाते हो, लो कार्ब जाते हो, आप अपने विटामिन मिनरल के साथ छेड़छाड़ करते हो। हम्म तो ये सब चीजें करके ना, जो हम्म। एक मेरे को ये लगता है ना कि स्टेज के जो ऑडियंस खड़ी है उनके हाथों से ताली मरवाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। कोई भी बंदा आपके लिए ऐसे ताली नहीं बजाएगा कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ताली मरवाने के लिए ना आपको अपनी लाइफ को पूरा रिस्क के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। 4 लोग आपको खराब कमेंट भी कर देंगे कि अच्छी लाइन बॉडी पे नहीं, रखना पड़ता है। लेकिन आप कैसे उस बॉडी को बनाकर हम्म। लेके आए हो ना, ये उनको नहीं पता होगा। लोगों से ताली मरवाने के लिए, वाह वाह करने के लिए ना हम्म। आपको अपनी लाइफ के साथ खेलना पड़ता है। हम्म। उषा भंबानी जी पूछ रही हैं कि आप कौन सा इंसुलिन ले रहे हो और अभी कितनी। मेरा ना पहले, जब मेरे को शुगर डायग्नोस हुई थी, तो उस टाइम पर मिक्सड इंसुलिन ही चला करती थी। आज से अगर 24-25 साल आप पीछे चले जाओ, तो मेरे को वही लगा दी। तो मैं दोबारा 24 साल डायबिटीज को लेकर डॉक्टर के पास गया ही नहीं। खुद ही मैनेज करता रहा, खुद ही वही एक ही इंसुलिन लगाता रहा। मार्केट में बहुत सी इंसुलिन आ गई, लेकिन मैं कभी भी, मेरे को पता ही नहीं था कौन क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि मैं कभी भी डायबिटीज वाले डॉक्टर के पास गया ही नहीं। मैंने 24 साल एक ही इंसुलिन लगाई, ह्यूमन मिक्सडार्ड, जो दिन में 2 शॉट लगते थे, सुबह शाम को। वही मैं लगाता रहा, लेकिन पिछले 2 साल हम्म से मेरे को हाइपो के बहुत ज्यादा होने लग गया था। तो फिर अभी मैं रिसेंटली पिछले 4 महीने से मेरी इंसुलिन चेंज हो गई है। अभी शॉर्ट एक्टिंग चल रही है और उसके ओके। साथ में लेंटस चल रही है। तकरीबन जो यूनिट है वो हम्म तो ऊपर नीचे चलेगा। आपने कितने मील में कितने कार्ब लिए हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो 30, 35, 40 हम्म ऐसे यूनिट ऊपर नीचे चलते रहते हैं। हम्म।
अजय विक्रम सिंह पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी डाइट के बारे में और बता सकते हैं? देखिए, डायबिटी जो अपनी डाइट होती है ना, उसमें तो तीन तीन मेन मैक्रोस होते हैं: प्रोटीन, फैट, कार्ब्स। ये मतलब जो बंदा डायबिटीज है उसको तो इतनी नॉलेज जरूर होगी कि मैंने कार्ब खाने हैं, कार्ब मेरे को एनर्जी देते हैं, इससे मेरी शुगर बढ़ेगी, ये प्रोटीन है। तो जो तीनों ही हैं वो तीनों ही हमें लेने जरूरी हैं। प्रोटीन हमारी रिकवरी के लिए, हमारी मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी होता है। और दूसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमारी एनर्जी सोर्स है। और फैट हमारे हार्मोन बैलेंस के लिए और बॉडी के और दूसरे कामों के लिए जरूरी होता है। तो मेरा जो शुरू से ही रहा है कि प्रोटीन जो मेरा था वो एग एग जो थी, एग प्रोटीन, वही मेरा मेन प्रोटीन का सोर्स रहा है। मैंने चिकन नहीं खाया आज तक, कभी ट्राई किया होगा लेकिन रेगुलरली कभी नहीं खाया। फिश नहीं खाई कभी मैंने, बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो मेरा मेन जो 365 डेज रहता है वो एग्स ही रहते हैं। तो काफी ज्यादा मैं एग्स कंज्यूम करता हूँ। और राइस हो गया, ओट्स हो गया, रोटी हो गई, ये मेरे कार्ब के सोर्स रहते हैं मेनली। हम्म। और रोहन कह रहे हैं कि बहुत आजकल बहुत ट्रेंड है मार्केट में कि स्टीरॉयड यूज का, और बहुत सारे यंगस्टर जो हैं स्टीरॉयड लेने के लिए रेडी हैं, मतलब बस अच्छी बॉडी बन जाए, मेरे को कोई दिक्कत देखिए, नहीं है, मैं स्टीरॉयड अगर ले आपने लूंगा। ना बॉडी, तो आप अगर सिर्फ एक आपने बार बॉडी बनानी है, यंगस्टर्स को बता सकते हैं कि कैसे। अगर आपने ना सिर्फ बॉडी बनानी है, आपने लीन होना है, आपने बड़े मसल बनाने हैं, आपने सिक्स पैक एब्स निकालने हैं, वो बिना स्टीरॉयड के बन जाएंगे। आपकी एज यंग है, आप 20, 22, 25, 30 साल के भी हैं, तो बिना स्टीरॉयड, स्टीरॉयड का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपकी ऐसे ही बन जाएगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा आपको। अगर आप किसी भी कोच के पास जाओगे, किसी जिम ट्रेनर के पास जाओगे, सभी की बात नहीं मैं कर रहा, मैक्सिमम ऐसे ही हैं, उन्होंने अपना सामान, प्रोडक्ट बेचना है आपको। इसमें मेहनत लगती है। आपने अगर गेम नहीं करनी, एक जो है ना स्टेज वाली बॉडी बिल्डिंग है, वो एक डिफरेंट चीज है। अगर आपने लाइफस्टाइल फिटनेस वाला रखना है तो वो डिफरेंट चीज है, उसमें स्टीरॉयड का कोई भी रोल नहीं है। वो बिना स्टीरॉयड के बॉडी बनेगी। मैंने तकरीबन 15 से 20 साल नेचुरल रहकर गेम की है, डायबिटिक रहते हुए, नेचुरली। मेहनत करनी पड़ती है, बिना हम्म। मेहनत के नहीं बनेगी। मेहनत करो, डाइट खाओ, डिसिप्लिन दिखाओ, हार्डवर्क करो। बिना स्टीरॉयड के आपके सिक्स पैक निकलेंगे, आपके मसल बनेंगे, आपकी रिकवरी होगी, सब कुछ होगा। आप थोड़े छोटे लेवल पर compete भी कर सकते हो। बहुत से लड़के हैं जो compete करते हैं नेचुरली। अगर तो आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है प्रोफेशनली, वो स्टीरॉयड एक ऐसा टॉपिक है ना कि उसको हम 5 मिनट में, 10 मिनट में ना, आपको ये नहीं कर सकते कि स्टीरॉयड इसे कहते हैं, ये चीज है, वो चीज है। वो बहुत ही एक वाइड सब्जेक्ट है। तो उसके ऊपर बात ऐसे की नहीं जा सकती है। अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है प्रोफेशनली, पहले 4-5 साल आपको अपना नेचुरल प्रोडक्ट है ना दिखाना पड़ेगा। हम्म। आप बेस अपना बनाना पड़ेगा नेचुरली। 4-5 साल, 6 साल आपने ट्रेनिंग की है, आपने अच्छी डाइट ली है, जो आपका नेचुरल पोटेंशियल है उसको आपने हिट कर लिया। हम्म। अभी आप उससे आगे नहीं जा सकते। बॉडी की एक लिमिट है, उसके आगे नहीं आप जा सकते। उससे आगे आपको कैसे जाना है, फिर ये जो एनाबॉलिक्स हैं उनका रोल शुरू होता है। 5 साल, 6 साल आपने गेम को दे दिए, नेचुरली आप जहां तक जा सकते थे वहां तक चले गए। आपकी एज 30 साल से ऊपर हो गई है, अभी आप नेशनल लेवल के प्लेयर बन गए हो, क्योंकि वहां पर सभी हम्म। इनहांस होकर ही आएंगे। हम्म। अगर आपको वहां तक जाना है, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का, कोई स्टेट हम्म। लेवल का छोटा मोटा शो खेलना है, तो आप ऐसे खेल सकते हो। अगर आपको बड़े लेवल पर जाना है ना, फिर आपके पास एक एजुकेशन वाला कोच होना चाहिए। आपके गोल पूरे सेट होने चाहिए कि मैं अपनी लाइफ को रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, जो उसके साइड इफेक्ट होंगे वो मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। जो कोच है वो आपका पूरा नॉलेज वाला होना चाहिए हम्म। कि ये चीज आपको इतनी यूज करवानी है, इसका ये साइड इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। तो आफ्टर द साइकिल हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये बहुत ही है ना एक अलग टॉपिक है। अगर ये नॉर्मल ऑडियंस मेरी बात सुन रही है ना, तो हम्म। स्टीरॉइड्स आर नॉट फॉर यू। स्टीरॉइड, कोई बोलता है ना कि
मैंने शादी में जाना है, मैंने छुट्टियां मनानी है, मेरे को सिक्स पैक एप चाहिए, तो स्टीरॉयड नॉट फॉर यू। आप स्टीरॉयड के बिना बॉडी बना सकते हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत नहीं की, आप स्टीरॉयड ले लो, आपके फिर भी एप्स नहीं निकलेंगे। बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो सारा सारा कुछ यूज भी कर लेते हैं, रिजल्ट उनको फिर भी नहीं मिलते। बात घूम फिर आएगी रिजल्ट के, हार्डवर्क के ऊपर। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं है। आप 1 मील ले रहे हो, 4 मील आप स्किप कर रहे हो, तो आपकी बॉडी कैसे बनेगी? आपको एवरी मील प्रॉपर ऑन टाइम पर ही लेना पड़ेगा। आपका जिम का टाइम आप मिस नहीं कर सकते। जिस दिन आपका जिम है, आप बाहर के सारे काम छोड़कर आपको जिम जाना पड़ेगा। आपके फ्रेंड सर्कल वाले लोग पार्टी करने जा रहे हैं, मैरिज में जा रहे हैं, आप नहीं जा सकते। जो एक आर्मी वाला होता है ना, वैसी लाइफ आपको 365 डेज चलानी पड़ेगी, फिर जाकर आपको रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे आप कुछ भी यूज कर लो। एक और क्वेश्चन जो आ रहा है कि जैसे जो एक और क्वेश्चन जो आ रहा है, खाना है पराठे, छोले भटूरे, ये बहुत कार्ब्स बहुत ज्यादा हैवी होते हैं इसके अंदर ना। तो आप मतलब क्या आप कभी पराठे खाते हो, या फिर अगर किसी को प्रोटीन अपना इनटेक बढ़ाना है तो फिर वो कैसे अपनी डाइट को चेंज करें, कि क्या वो ऐसे खा सकते हैं चावल और बिरयानी ऐसी देखिए, चीजें? आपका ना जो डेली का वो देखना पड़ेगा कि आप पूरा डे करते क्या हो। आपकी सिटिंग जॉब है, आप बाहर काम करते हो, आप क्या करते हो, उसी हिसाब से आपको अपनी जो कार्ब इनटेक है वो रखनी पड़ेगी। कार्ब एनर्जी के लिए होता है। अगर आप सारा दिन कंप्यूटर के ऊपर बैठकर सिटिंग जॉब कर रहे हो, ऑफिस में हो, आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत तो है ही नहीं। आप घर से पराठे खाकर जा रहे हो, फिर आपको दोपहर को अपने चावल खा लिए, रोटी खा ली, फिर आप कुर्सी पर बैठ गए। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि मेरी जॉब क्या है, तो उसी हिसाब से ना आप अपने आप को कार्बोहाइड्रेट की रेशियो जो है सेट करनी पड़ेगी। प्रोटीन की जहां तक बात है, अगर कोई बंदा नॉन वेज है, सबसे बेस्ट जो प्रोटीन है, मेरे को क्या लगता है कि ये बात प्रूवन है कि एग प्रोटीन जो है सबसे बेस्ट है। प्रोटीन को ना हम कैसे देखते हैं, उसकी बायोअवेलेबिलिटी के तौर पर देखते हैं। अगर आप गूगल करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एग प्रोटीन की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो सबसे ऊपर है। तो एग, इतने ज्यादा एग दिन में ना खाने थोड़े से मुश्किल होते हैं। अगर आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो आप खा सकते हो। अगर आपका टेस्ट एग्स के ऊपर डेवलप नहीं हो रहा है, तो आप एग और चिकन उसके और फिश में आप स्विच कर सकते हो। और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप वे प्रोटीन उसमें ऐड कर सकते हो। आप अगर वेजिटेरियन हो, फिर तो आपको टोटली वेज में थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स होते हैं सारे। पनीर ले सकते हो आप उसमें। तो मेनली तो आपको एग्स, अगर नॉन वेज हो तो एग्स और चिकन, अगर वेजिटेरियन हो तो फिर वे प्रोटीन आपको ऐड करना ही पड़ेगा। वे प्रोटीन हो गया और पनीर हो गया ये, और टोफू, सोयाबीन बेस्ट प्रोटीन है वेजिटेरियन में। सोयाबीन का टोफू आप ले सकते हो, दिन का 200 ग्राम, 100-200 ग्राम, तो उसको ऐड कर सकते हो। बहुत बढ़िया। और एक और क्वेश्चन जो कि हमें आ रहा है, वो आ रहा है कि वे प्रोटीन लेना डायबिटिक्स के लिए सेफ है? उसके लिए कितना इंसुलिन लेना चाहिए? और वे प्रोटीन को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं अगर डायबिटिक्स, तो फिर क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आप ना इंग्रेडिएंट लेवल पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो अगर आप किसी भी सप्लीमेंट का या किसी भी खाने की चीज का ना इंग्रेडिएंट लेवल आपको पढ़ना आ जाएगा, तो उसमें आप देखो कि एडेड शुगर ना हो, उसमें जीरो शुगर हो उसमें। तो वे प्रोटीन में क्या होगा कि थोड़े से उसमें फ्लेवर वगैरह ऐड किए होंगे। वे प्रोटीन होगा, थोड़ी सी आपकी कैलोरी तो ऊपर जाएगी, लेकिन आपको एक स्कूप में 24-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। वो थोड़ा सा क्विकली डिजेस्टेबल होता है, तो उसमें थोड़ा सा स्पाइक आपके लेवल में आ सकता है। अगर आप उसको पोस्ट आपकी एक्सरसाइज लो, तो आपका ग्लाइकोजन लेवल खाली हो चुका होता है, तो उसको रिफिल करने के लिए भी और क्विक रिकवरी के लिए भी, तो उस टाइम आपका जो इंसुलिन शुगर लेवल है वो ज़्यादा स्पाइक नहीं होगा, क्योंकि आपका जो पहले आप जो अपना कैलोरी है उसको नीचे ले जा चुके हैं। तो आफ्टर द एक्सरसाइज आप वे प्रोटीन यूज कर सकते हो। ये बात देख लीजिए कि उसमें शुगर ऐड ना हो,
ज्यादा कोई फ्लेवर वाला ना हो, अच्छी कंपनी का हो, सस्ते के चक्कर में ना पड़िए, अच्छी कंपनी का लो, ट्रस्टेबल इंसान से लो। तो मेरे को तकरीबन 15 साल हो गए वे प्रोटीन यूज करते हुए, तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो अब ना एक क्वेश्चन और आ रहा है कि अगर जिन लोगों का फैट थोड़ा ज्यादा है, जिन लोगों को फैट लॉस करना है, तो उसके लिए उनको कार्डियो के साथ वेट वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए क्या? और क्या उनको अपनी कैलोरीज काउंट करनी चाहिए कि वो दिन में कितनी कैलोरीज ले रहे हैं? देखिए, कैलोरी तो हर किसी को काउंट करनी चाहिए, और कार्डियो कार्डियो को ना हम सेकंड नंबर पर रखते हैं। वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, अगर किसी को फैट लॉस भी करना है, मसल बिल्ड भी करना है, तो वेट ट्रेनिंग उसको पहले करनी है, कार्डियो का नंबर दूसरे नंबर पर आएगा। आप अकेला कार्डियो कर कर अपनी फैट लॉस नहीं कर सकते। ओके। आप कार्डियो करोगे, 1 घंटा आप धीरे धीरे ओके। चलते रहोगे, कैसे कार्डियो होता है वो भी मेरे को मालूम है। अगर आप अच्छे तरीके से कार्डियो करोगे तो हिल नहीं पाओगे आप। जैसा कार्डियो आप अकेला कार्डियो करके नहीं आप कर सकते, क्योंकि आपको मसल जो रेजिस्टेंस है ना वो बिल्डअप करनी है, मसल के ऊपर रेजिस्टेंस डालनी है। कार्डियो का ऐसा होता है कि जितनी देर आपने कार्डियो किया उतनी देर आपने कैलोरी बर्न की है। जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, आपने मसल को ब्रेक डाउन कर लिया, आपने उस टाइम पर भी कैलोरी बर्न की, और जब आगे के जो 24 घंटे हैं वो मसल आपका रिकवर होगा, तो रिकवरी के प्रोसेस के दौरान भी आपकी जो कैलोरी है वो यूज होगी। तो इसका डबल बेनिफिट होता है, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। चाहे आपने फैट लॉस ही करना है, तो आपके मसल के अंदर जान तो होनी चाहिए ना। अगर आप अकेला कार्डियो करते रहोगे तो आपकी बॉडी वीक होती चली जाएगी। थोड़ा सा कैलोरी का डेफिसिट रखो, और पहले आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, और उसके बाद में आप जितना ही आपके अंदर जान बचती है उतना टाइम आप कार्डियो कर ले। कार्डियो का नंबर बाद में आएगा, पहले आपको वेट ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी। ओके। एक और क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है कि क्या एक 18 साल के लड़के को वे प्रोटीन देना सेफ है, या फिर उनको अंडे या चिकन देना चाहिए? देखिए, इसमें ना 2-3 बातें ऐड हो जाती हैं। पहले आप अपनी पॉकेट देखिए, आप देखिए कि जो 18 साल का लड़का है उसका वेट कितना है। सपोज कर लो उसका अगर 70 किलो वेट है, वो क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, वो अभी वो घर वालों से पैसे नहीं मांग सकता। वे प्रोटीन का अगर डब्बा लेने जाएगा तो 5,000 रुपये वो घर वालों से मांगेगा, तो घर वाले उसको 5,000 रुपये नहीं देंगे डब्बे के लिए। अगर वो अंडे के लिए पैसे मांगेगा तो घर वाले उसको अंडे के लिए पैसे दे देंगे। ठीक है, तो पहले उसको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, सप्लीमेंट के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। अगर 70 किलो का लड़का है, वो 70 किलो तो मिनिमम, 70 ग्राम तो मिनिमम वो प्रोटीन अपनी पूरी करे, एग से कर ले, पनीर से कर ले, और 50 किलो, 50 किलो बाकी का। चीजों से कर ले। वो उसकी थोड़ी सी एज अगर ज्यादा हो चुकी है, वो हम्म। 20-22 साल का हो चुका है, उसका स्कूल कॉलेज पूरा हो चुका है, वो कुछ अर्निंग करने लग गया है, जब अपनी पॉकेट से अलाउ कर रहे सप्लीमेंट लेने के लिए, और उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाए, उसको ट्रेनिंग करते हुए 3-4 साल हो जाएं, तो वो सप्लीमेंट यूज कर ले। ये सभी आपकी पॉकेट के ऊपर अलाउ करता है। ऐसा नहीं कि आज आपने जिम शुरू किया और आपको एक और सप्लीमेंट क्वेश्चन चाहिए। जो पूछ रहे हैं कि आप हम्म एक और क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है कि आप अपना इंसुलिन का जो डोज है, ट्रेनिंग डे पे कैसे आप एडजस्ट करते हो, और रेस्ट डे पे आप कैसे एडजस्ट करते हो अपना इंसुलिन देखिए, डोज? जब जब मेरा ना ट्रेनिंग डे होता है, तो जैसे मेरे फास्ट एक्टिंग के अभी जो 5-5 यूनिट चल रहे होते हैं, तो जिस दिन मेरा रेस्ट डे है, तो मैं 5 को थोड़ा सा बढ़ाकर 7 कर लेता हूँ, 2 यूनिट मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ। जो मेरा लेंटस है वो उसको भी 1-8 यूनिट बढ़ा लेता हूँ। अगर नेक्स्ट डे फास्टिंग नॉर्मल आई, तो मेरे को लग गया कि कल वाला जो डोज था वो बिल्कुल सही था, तो फिर से अगर आगे रेस्ट डे आएगा तो सेम को रिपीट कर देंगे। अगर थोड़ी फास्टिंग बड़ी हुई आएगी तो 1-8 यूनिट फिर रेस्ट डे वाले दिन बढ़ा देंगे। और जिस दिन एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज आपकी कैसी लगी है, बिल्कुल भी आपने हार्डकोर वर्कआउट किया है, नॉर्मल वर्कआउट किया है, कितना किया है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। आप 2-3 यूनिट
आगे लेके जा सकते हो रेस्ट डे वाले दिन। डिपेंड करता है कि आपकी लेवल्स क्या चल रहे हैं, उसी हिसाब से आप 2-3 यूनिट का डिफरेंस लेकर रेस्ट डे में और ट्रेनिंग वाले दिन में चल सकते हैं। अब हम अपने लास्ट के सेगमेंट में आ चुके हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या चैलेंजेस सहे जब आपके बॉडी बिल्डिंग का जो करियर चल रहा था एज अ डायबिटिक और एज अ बॉडी बिल्डर। तो आपको दोनों, और एज अ नेचुरल बॉडी बिल्डर मैं कहूंगा, है ना, आपको दोनों चीजों को वो करना पड़ा बैलेंस। तो आपने क्या क्या चैलेंजेस सहे, क्या क्या आपको मुश्किलें आई डायबिटिक बॉडी बिल्डर की तरह, तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। स्टार्टिंग डेज जैसे 2006 में मैंने पहला कंपटीशन खेल लिया था, तो 2006, 7, 8 ऐसे हर साल 1-2 कंपटीशन खेलता था। मेरे साथ वाले जो थे वो सभी इनहांस होकर आते थे, मैं ऐसे नेचुरल, कोई जानता नहीं था कि ये बंदा डायबिटिक है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो पंजाब में ना, पंजाब में क्या पूरे इंडिया में जो कंपटीशन होते हैं ना, वो पूरे सर्दियों में होते हैं। दिसंबर का महीना और जनवरी का महीना, जब टेम्परेचर गया होता है 4 डिग्री 5 डिग्री, खुले मैदान में टेंट लगाकर है ना आपको चढ़वा देंगे स्टेज के ऊपर। हम्म। जब बंदे ने ना 3-3 कपड़े पहने हुए होते हैं, उसको फिर भी ठंड लग रही होती है। और एक डायबिटिक बंदा, ये मेरे को दूसरों का नहीं पता, लेकिन मेरी बॉडी ना ऐसे जोर जोर से कांपना शुरू कर देती है। मेरा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल ही नीचे गिर जाता है। एक तो आपको डर लग रहा होता है, आपने अभी स्टेज पर चढ़ना है, और ऊपर से जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री 5 डिग्री है, तो आपकी बॉडी में वो पंप ही नहीं आएगा, आपकी बॉडी गर्म ही नहीं होगी, बिल्कुल आप ऐसे कांपते हो। तो स्टेज के ऊपर जब आप चढ़ोगे, स्टेज के ऊपर चढ़कर भी मैं कांपता रहता था। तो नीचे से ऑडियंस थी, वो बहुत ही बैड कमेंट्स करती थी मेरे ऊपर। प्लेस तो पढ़नी एक तरफ, मैं स्टेज से नीचे उतरता ही रोने लग जाता था कि मैं दोबारा स्टेज पर नहीं चढ़ूंगा, क्योंकि इतनी बैड कमेंट फेस करना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि किसी को पता नहीं ये बंदा कहाँ से आया, कौन है। वो मेरे को दूसरे बंदे के साथ कंपेयर करके देख रहे हैं, जो नेचुरल, जो एक नॉर्मल इंसान है, हम्म। वो सारा कुछ यूज कर कर आया हुआ है। मैं नेचुरली compete कर रहा हूँ और डायबिटिक हूँ, और इतनी चीजों को फेस कर कर मैं वहां पर आया हूँ। तो मैं ऐसे फिर परेशान होकर घर आ जाता था। 2-4 दिन के बाद फिर से दोबारा लग जाता था। मेरे अंदर से ना वो निकलता नहीं था कि अभी हुआ नहीं, अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ कर सकता हूँ मैं अभी। और फिर नेक्स्ट तैयारी में लग जाते थे, फिर ऐसे हार जाना, फिर वापस आ जाना, फिर रोना। तो ऐसे चलता रहता था, चलता रहता था। जब मैं ना साहिल उपल, जो मेरे कोच थे अमृतसर से, उनके साथ जुड़ा, तो वो इस लाइन में ना काफी टाइम से हैं, लगभग 15-20 साल से हैं। तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ना मेरे को प्रेजेंट किया कि ये बंदा डायबिटिक है। पहली बार दुनिया को मेरे बारे में पता चला 2019 में, जब उन्होंने स्टेज के ऊपर ना मेरे बारे में अनाउंस करवाया। तो ऑडियंस ने, पूरे ऑडिटोरियम ने वाह। खड़े होकर मेरे लिए ताली बजाई। तो मैं तो विनर बन गया था अपने वहीं पर ऐसे ही। तो एक बार स्टेज के ऊपर अनाउंस हो गया, पूरी ऑडियंस को, जजेस को, साथ वाले प्लेयर्स को पता चल गया कि ये बंदा ऐसा है। फिर ऐसे हर कंपटीशन में हम्म। मेरे बारे में अनाउंस होना शुरू हो गया कि ये बंदा डायबिटिक है, और लोगों को पता चलना शुरू हो गया। तो ऐसे फिर अच्छी मेरी प्लेसेस हम्म। भी पढ़नी शुरू हो गई, मेरी तैयारी भी अच्छी होनी शुरू हो गई। थोड़ा जो अंदर के सीक्रेट्स हैं बॉडी बिल्डिंग के, वो भी पता चलने शुरू हो गए कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे फिर चलता हम्म। गया। बहुत सही, बहुत सही। और अ, अभी हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, जो अभी जवान हैं। और उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे डायबिटीज को लेके, बॉडी बिल्डिंग को लेके, और लाइफ को लेके, ये तीनों चीजों के बारे में। देखिए, जो बंदा यंग है ना, जिसकी उम्र 18, 20, 22 साल है, उसकी बॉडी ऐसे होती है ना, उसके कुछ भी कर ले, वो कुछ भी खा ले, उसकी बॉडी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो ये ना अपना एक पीक टाइम होता है, 24-25 साल वाला, 27-28 साल वाला। 30 के बाद आपकी बॉडी में रिजल्ट आने कम हो जाते हैं। तो जिसके पास भी ये 18 से 25-26 साल वाला टाइम है ना, वो इस टाइम को वेस्ट मत करो। जिम में जाओ, चाहे ग्राउंड का वर्क करो, कुछ भी करो। जो ये वर्कआउट है ना, यही आपको बचाएगा। अच्छी डाइट लो, और इसी टाइम को ना वेस्ट मत करो। अगर आपने ये अपना बेस बनाने वाला टाइम वेस्ट कर दिया,
तो फिर आपको ये दोबारा नहीं मिलेगा। अभी मेरी एज 38-39 साल की होगी, तो अभी मेरी बॉडी में वो रिजल्ट नहीं आ रहे जो आज से 8-9 साल पहले आ रहे थे। पहले मैं ना इतना वर्कआउट करता था, ना इतनी अच्छी डाइट लेता था, रिजल्ट फिर भी आ रहे थे। अभी उससे डबल एफर्ट लगा रहा हूँ तो फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ, अभी भी जारी है, कोशिश करता रहूंगा। लेकिन जो यंग होते हैं ना बंदे, उनकी बॉडी में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आप कम प्रोटीन भी ले रहे हो, आपके पास पैसे नहीं भी हैं, कैसा भी आप खाना खा रहे हो, अच्छा खा लो, लेकिन अगर आप एक्सपेंसिव प्रोटीन अफोर्ड नहीं भी कर सकते, थोड़ी कम प्रोटीन खा लो, लेकिन अपना डिसिप्लिन बनाकर रखो, एक्सरसाइज करते रहो। एक्सरसाइज इज द बेस, वही आपको बचाएगी बस। हम्म, बहुत सही। और लास्ट क्वेश्चन, मतलब मतलब लास्ट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन, अब हम बिल्कुल एंड की तरफ आ रहे हैं। तो वो है कि आपने 3 चीजें क्या सीखी डायबिटीज की वजह से ना, डायबिटीज ने आपको क्या सिखाया है? क्योंकि डायबिटीज ने ना मेरे काफी को मुश्किलें लेके आती है, काफी चैलेंजेस लेके आती है। यही चीज सिखाई है कि ना, हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। आप कितना पैसा कमा लो, कुछ भी आप प्राप्ति कर लो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है ना, तो आपके पास कुछ नहीं है। हेल्थ सबसे पहले आती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके पास पैसे कम भी हैं ज़्यादा भी हैं, तो आप मैनेज कर लोगे। हेल्थ सबसे पहले है, अपनी हेल्थ के ऊपर सबको ध्यान देना चाहिए। और डायबिटिक होते हुए ना, जो डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल मेरे को इन्होंने सिखाया है, तो डिसिप्लिन में रहना मेरे को बॉडी बिल्डिंग ने सिखाया कि टाइम से उठना, टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, टाइम पर जिम जाना, एवरी चीज जो है वो आपको डिसिप्लिन में रहकर करनी है। ये मेरे को बॉडी बिल्डिंग ने भी सिखाया है और डायबिटीज ने भी सिखाया है। और दूसरी बात है कि आप चीजों को ना जितना सीखते जाओगे, आपको कभी भी ऐसा नहीं आप बोल सकते कि मेरे को सारा कुछ पता चल गया। मेरे को पहले लगता था कि डायबिटीज में क्या है, इंसुलिन लगानी है, कुछ भी खा लो। तो अभी मैं चीजों को सीखता चला जा रहा हूँ, और मेरे को और आगे की आगे चीजें पता चलती जा रही हैं। तो जितना आप किसी भी चीज के बारे में सीखते चले जाओगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलता चला जाएगा। सीखते रहो, पूरी उम्र आप सीखते चले जाओ, तो सीखते सीखते आप उस चीज को अपनी पकड़ में रख सकते हो। और एक बात है कि फैमिली, जिसके पास अच्छी फैमिली है ना, उस वो किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर सकता है। जिसके पास फैमिली की सपोर्ट नहीं है ना, वो किसी भी चीज का सामना नहीं कर सकता। फैमिली आपकी आधी ताकत बन जाती है। अगर आपके पास अच्छी फैमिली है और अच्छा एक कोच है वो टेक केयर करने वाला, अभी रिक्की बाजी हैं जलंधर से, अभी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो मेरी टेक केयर कर रहे हैं अभी। तो मेरे को, मैं आंख बंद कर कर अभी बॉडी बिल्डिंग कर सकता हूँ। मेरे को कुछ भी है, मैं उनको मैसेज कर दूंगा, पाजी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका सोल्यूशन निकालना उनका काम है। वो अच्छा सोल्यूशन निकालें, खराब निकालें। तो एक अच्छा कोच होना, एक अच्छा जो आपकी टेक केयर करने वाला बंदा हो, जिसको नॉलेज हो पूरी, वो होना जरूर चाहिए। ओके। और एक बार गुरप्रीत जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना डोला दिखा दीजिए सबको, ताकि लोगों को दिख सके कि डायबिटिक्स मसल कैसे होते हैं, प्लीज। वाओ। सब देख सकते हैं, प्योर डायबिटिक मसल। टाइप अभी वन मैं ना डायबिटिक्स भी पूरी तरह से बॉडी बिल्डिंग कर आउट ऑफ सकते फॉर्म हैं हूँ। और कॉम्पीट भी कर सकते हैं। मेरी कोई भी अच्छी हम्म, फॉर्म नहीं चल रही अभी फिलहाल के दिनों में, क्योंकि पिछले काफी टाइम से हाइपो हो रहा है मेरे को। पूरा मेरा सिस्टम जो है पूरा हिला पड़ा है, तो इस वजह से कोई भी अच्छी फॉर्म नहीं है ये। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चले जा रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत अच्छी है। हाँ जी, हाँ जी। और आप अगर अपना सोशल मीडिया हैंडल्स बताना चाहेंगे, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, जहाँ पे आपको फॉलो कर सकें सभी दर्शक, फेसबुक और पर हम है आपके बारे गुरप्रीत में और पढ़ धालीवाल। सकें, जान सकें, यूट्यूब। फेसबुक पर आप ओके। गुरप्रीत धालीवाल को सर्च कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो है गुरप्रीत
डॉट डायबिटिक मसल, तो वहां पर सर्च कर सकते हैं मुझे। ठीक है, ठीक है गुरप्रीत जी, थैंक यू बहुत बहुत। और आपको बहुत चीयर्स, सब लोग बोल रहे हैं कि कमाल है, हमें तो मालूम नहीं था कि टाइप 1 डायबिटिक भी मसल्स बना सकते हैं। थैंक यू सर जुड़ने के लिए, है ना। और थैंक यू आप सभी ये लोगों हम का, आज का सेशन कंक्लूड ब्लू करते हैं। सर्कल डायबिटिक फाउंडेशन का, और रौनक जी आपका भी इतनी अच्छी चैट करने के लिए, इतना अच्छा लाइव करने के लिए, सबका थैंक यू।